बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट हामिद इरफान नजमी और आप देख रहे हैं साउथ बिजनेस रिव्यू। डियर व्यूअर्स, आज के इस एपिसोड में हम जायजा लेंगे उन फैक्टर्स का जो पिछले कुछ टाइम से पाकिस्तान की इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब किए हुए हैं। जी हाँ, अगर मैं बात करूं पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिनेरियो की और उससे पैदा होने वाले इकोनॉमिक इम्पैक्ट की, तो इसको देखकर ये लगता है कि मुल्क में काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी और अनरेस्ट किस्म की सिचुएशंस अनफोल्ड हो चुकी हैं। ख्वातीन और हज़रात, आप सब जानते हैं कि हमें कोविड-19 ने कितने बुरे तरीके से हिट किया। सिर्फ पाकिस्तान को नहीं बल्कि दुनिया के हर मुल्क को क्राइसिस देखने को मिले, जहां पे इंटरनेशनल लॉजिस्टिक बिल्कुल हॉल्ट पे था और कंट्रीज आपस में एक दूसरे से एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर पाती थी। कंप्लीट शटडाउन की सिचुएशन थी और आम इंसान सिर्फ घर की चार दीवारी के अंदर ही महदूद रह गया था। तो क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म होती? बहरहाल कोविड-19 के इस टफ फेज से निकली हुई पाकिस्तान की इकोनॉमी जैसे ही बाहर आती है तो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल अनरेस्ट सिचुएशन और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी देखने को मिलती है। जहां डॉलर ने बहुत ऊंची उड़ान भरकर 150 रुपयों से ज़्यादा की प्राइस सेट कर ली ओपन मार्केट में, तो पिछले कुछ दिनों में आपने देखा कि दुनिया में पहली दफ़ा, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हमारा पाक रुपी इतना डीवैल्यूएट हुआ कि $1 201 रुपए पर ओपन मार्केट में ट्रेड हुआ और ब्लैक मार्केट्स में तो शायद ये 205 से 208 रुपयों तक भी ट्रेड किया गया। ख्वातीन और हज़रात, कोविड-19 के बाद से अब तक बहुत सारी इकोनॉमीज ट्रैम्बल कर रही हैं और कोशिश कर रही हैं कि वो बैक ऑन ट्रैक आ सकें, लेकिन जो एनालिस्ट हैं, इकोनॉमिक जो स्टोरी टेलर्स हैं, वो ये बताते हैं कि कुछ साल मज़ीद लगेंगे बाकी इकोनॉमीज़ को भी अपने फुल फ्लेज पर काम करने के लिए। हमने बहुत सारे फूड क्राइसिस को भी एक्सपीरियंस किया है। पिछले दिनों की ही रिपोर्ट थी कि ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज लाइक रशिया, लाइक मलेशिया, इंडोनेशिया, इन्होंने बैन कर दिया था अपने वेजिटेबल ऑयल को एक्सपोर्ट करने से, जिससे बहुत ज़्यादा प्रेशर्स बिल्ड हुए इंपोर्टिंग कंट्रीज लाइक इंडिया एंड पाकिस्तान। ख़वातीन हज़रात, हमारे यहाँ ऑयल जो प्रोड्यूस किया जाता है वो ज़्यादातर डिफरेंट वेजिटेबल ऑयल्स के मिक्सचर से ही पैदा होता है और तभी आप और मैं बनास्पति घी और ऑयल यूज़ कर पाते हैं अपने घरों के अंदर। और इमेजिन करें कि अगर ये ऑयल एक्सपोर्ट होना ही बंद हो जाए और हम लोग इंपोर्ट ना कर सकें, तो हमारे हर खाने में जो डलने वाला मेन इंग्रेडिएंट ऑयल है वो कहाँ से फिर हमें मुयस्सर होगा। और जब चीज़ की आपको पता है सप्लाई कम हो जाती है तो ऑब्वियसली उसकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। बट थैंक गॉड कि ये न्यूज़ रिवर्ट हुई और कंट्रीज़ लाइक मलेशिया और इंडोनेशिया, इन्होंने ग्लोबल प्रेशर की वजह से अपने एक्सपोर्ट बैन को लिफ्ट किया। लेकिन इसके साथ साथ देखा जाए तो क्लाइमेट चेंज और अदर पॉलिटिकल फैक्टर्स की वजह से बहुत सारी इकोनॉमीज में मेजर क्रॉप्स को भी बहुत ज़्यादा हिट मिला है। हम वतन अजीज़ की बात करें तो यहाँ पर जो गंदम के टारगेट्स थे वो अचीव नहीं हुए और मैंने पिछले प्रोग्राम्स में भी आपको बताया कि हमारे यहाँ गंदम यूक्रेन से इंपोर्ट करने का ट्रेंड काफ़ी सालों से है और सबको ही पता है कि रशिया और यूक्रेन की वॉर से काफ़ी ज़्यादा जो ट्रेड है वो दोनों कंट्रीज़ का डैमेज हुआ है। तो जो हम 39% अपनी वीट की डिमांड यूक्रेन की वीट से पूरी करते थे, उसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान बनकर सामने आ रहा है कि करंट ईयर में हम लोग कैसे उस डिमांड को मीट कर सकेंगे। पिछले ही 2 दिनों की रिपोर्ट्स ये हैं कि आटे की जो 20 किलो का थैला है उसके ऊपर तकरीबन 170 रुपये जो है वो प्राइस इंक्रीज देखने को मिला है और ये बताया जा रहा है कि फ्यूचर में ये प्राइसेस और भी बढ़ने वाले हैं। तो फूड क्राइसिस के साथ साथ आप ये देखें कि ऑयल के जो हमारे पास जो प्रोसेसिंग हैं वो भी हिट हो रही हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे मेजर फ्रूट्स हैं जो दुनिया के अंदर बड़ी हेल्दी सप्लाई चेन्स रखते थे, वो भी बहुत ज़्यादा अपनी डिमांड जो है वो लॉस्ट कर चुके हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो कुछ
इंडस्ट्रीज के अंदर ट्रेंड बड़ा ही डिफरेंट देखने को आ रहा है, जहाँ पे पाकिस्तान को फूड क्राइसिस के सामना करने को मिल रहा है। उसके साथ साथ अगर हम दूसरी साइड पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को देखते हैं तो हमारी आंखें ही चुंधिया जाती हैं। मतलब हर कंपनी जो है वो अपने रिकॉर्ड जो है वो टारगेट्स जो है उनसे भी बढ़कर सेल्स जो है वो स्टोर कर रही हैं, और वो अपने जो प्लान और फोरकास्ट होते हैं उनसे ज़्यादा बुकिंग्स जो हैं वो अट्रैक्ट कर रही हैं। सो ये कौन लोग हैं जो इतनी मैसिव अमाउंट ऑफ ऑटोमोबाइल्स को बुक कर रहे हैं? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के इस ट्रेंड को देखते हुए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपना ऑफरिंग रेट बढ़ाने का भी तजवीज़ दिया है। पिछले हफ्ते में 13.25 के रेट को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस किया। अब बैंक्स इसके ऊपर अपना रिस्क असेसमेंट रेट अप्लाई करेंगे तो कार फाइनेंसिंग भी आइंदा आने वाले कुछ माह के अंदर बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगी। ऐसे मैयर स्टेट बैंक क्यों लेता है? मैं अपने व्यूअर्स को बताता चलूं कि जब भी कायबोर यानी कि कराची इंटर बैंक ऑफरिंग रेट बढ़ाया जाता है, उसकी मेजर रीज़न यही होती है कि मार्केट के अंदर से मनी सप्लाई को कम किया जाए, और मार्केट में मनी सप्लाई इस टाइम पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा है। दैट इज़ वाई इन्फ्लेशन जो है वो डबल फिगर्स में है, एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड टू गो बियॉन्ड 15% इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स, जो कि बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। अगर इन्फ्लेशन 15% से भी बढ़ जाती है, और कुछ कैटेगरीज के अंदर तो जिस तरह से फूड की मैं बात कर रहा हूँ, अजनास की बात कर रहा हूँ, यहाँ तो 15.5 से भी ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ गई है। तो इस तरह की अनसर्टेनिटी को देखते हुए, इकोनॉमिक प्रेशर्स को देखते हुए, और पॉलिटिकल सिनेरियो भी आपके सामने है कि प्रीवियस गवर्नमेंट को कैसे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से निकाला गया, और अब नई जो गवर्नमेंट आई है उनको भी बड़े डिफरेंट किस्म के क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर दो ऑप्शन सामने आती हैं। या तो करंट गवर्नमेंट पॉपुलैरिटी को देखते हुए, लोगों को देखते हुए कुछ ऐसे मेयर्स ले जिनको हम अपनी जो है वो आम जुबान में कहते हैं कि पॉपुलिस्टिक स्टेप्स, ऐसे स्टेप्स जो पॉपुलेशन को बड़ा फैसिलिटेट करते हैं। जिस तरह से अक्सर हमें सुनने को मिलता है कि हमने पैकेज ए अनाउंस कर दिया, पैकेज बी अनाउंस कर दिया, कोई इनकम सपोर्ट प्रोग्राम अनाउंस कर दिया। अगर ये गवर्नमेंट इस तरह के स्टेप्स लेती है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? तो आज के प्रोग्राम में मैं अपने व्यूअर्स को ये बताता चलूं कि सेम ऐसे ही जो स्टेप्स हैं वो श्रीलंकन गवर्नमेंट ने किए, और आज से कुछ माह पहले आप देखें कि उन्होंने अपने पूरे कंट्री को बैंकक्रप्सी डिक्लेयर कर दिया। इस टाइम पे श्रीलंका के जो हालात हैं वो ना देखने वाले हैं, और बहुत ही अलार्मिंग किस्म के हैं कि वहाँ पे लोगों के पास फ्यूल के लिए पैसे नहीं हैं, और जिनके पास पैसे हैं उनके लिए ख़रीदने के लिए फ्यूल ही अवेलेबल नहीं है, बिकॉज दे इम्पोर्ट फ्यूल्स। और उनकी गवर्नमेंट ने भी गलती ये की कि अपने नेक्स्ट इलेक्शंस को प्लान करने के लिए कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जो लोगों को तो खुश कर रहे थे, लेकिन फाइनेंशियल इंडिकेटर्स के लिए इंतहाई मोहलिक थे। आप आवाम को खुश करने के लिए कोई सब्सिडी अनाउंस कर देते हैं, जिस तरह से प्रीवियस गवर्नमेंट ने भी की पेट्रोल के ऊपर। अपने बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट से पैसे ड्रेन आउट करके हमने अपने पेट्रोल को सस्ता रखा। इस गवर्नमेंट ने भी किया, बट अगेन कितनी देर तक हम ये चीज़ें सस्टेन कर सकते हैं? और क्या हम लोग आज की जन्नत को कबूल कर लें फ्यूचर की जहन्नुम के लिए? तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा। सो एक आम पाकिस्तानी को भी ये सोचने की ज़रूरत है कि अगर कोई गवर्नमेंट स्टेप ले रही है तो उसका नेशनल इंटरेस्ट में होना या ना होना, ये सबसे बड़ा सवाल होना चाहिए। ना कि आप ये देखें कि आज मुझे कितने पैसे बच रहे हैं या आज मुझे कितने का फ़ायदा हो रहा है। तो ओवरऑल पाकिस्तान की इकोनॉमी तभी फ्लोरिश होगी जब लोग, आम पर्सन, अ सिंगल ह्यूमन बीइंग, अ सिंगल पाकिस्तानी, द गवर्नमेंट ऑफिशियल, द ब्यूरोक्रेसी, जब नेशनल इंटरेस्ट को सामने रख के डिसीजंस लेंगे, ना कि पर्सनल और पॉलिटिकल और इलेक्शन बेस्ड डिसीजंस लेंगे। सो अभी पेट्रोल महंगा हुआ है और लोगों ने बड़ा उसको क्रिटिसाइज किया, ठीक है। इसके साथ साथ और भी चीज़ों के रेट्स बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर 7 रुपीज़ पर यूनिट प्राइसेस बढ़ा दी गई हैं। अब आप ये देखेंगे प्राइसेस क्यों बढ़ती हैं, बिकॉज वी आर अ डेवलपिंग नेशंस और हमने काफ़ी ज़्यादा लोन लिए हुए हैं, और अभी भी वी आर वेटिंग कि IMF कोई सी पैकेज का ऐलान कर दे, और द डे इट विल बी अनाउंस्ड, रिमेंबर एंड मार्क माई वर्ड्स, के जैसे ही इस पैकेज का, किसी भी पैकेज का अनाउंसमेंट होगा तो आप देखिएगा कि डॉलर प्राइसेस क्यों नीचे आ जाती हैं।
वो इसलिए नीचे आ जाती हैं बिकॉज लोगों का कॉन्फिडेंस ये बढ़ जाता है कि ओके इनको पैसे मिलने वाले हैं, इसका मतलब मुल्क के अंदर अभी इकोनॉमिक एक्टिविटी करने की सख्त बाकी है। और ये डॉलर प्राइसेस बढ़ भी इसीलिए रहे हैं बिकॉज मार्केट में अनसर्टेनिटी है। लोगों को पता नहीं है कि ये गवर्नमेंट भी टिकेगी, ये मुल्क के अंदर कारोबार के हालात रहेंगे या नहीं रहेंगे, या खानी जंगी हो जाएगी। खाना जंगी की सिचुएशन में या सिविल डिसओबीडियंस की सिचुएशन में कोई भी इन्वेस्टर किसी मुल्क में पैसे लगाने के लिए तैयार नहीं होता। सो ये बहुत सारे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रेशर्स हैं जिनसे करंट गवर्नमेंट को लड़ना है। इसके साथ साथ करंट गवर्नमेंट ने अभी कुछ कैटेगरीज के ऊपर इंपोर्ट बैन किया, और मेरी नज़र में एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट मैं ये समझता हूँ कि ये बैन आज नहीं, आज से तकरीबन हमें कोई 50 साल पहले ही लगा देना चाहिए था कि हम लोग लग्जरीज की जो आइटम्स हैं उनको इंपोर्ट कर रहे हैं और दूसरी साइड पर लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है। याद रखिएगा, जब भी इकोनॉमी और जब भी सोसाइटीज़ पोलराइज्ड हो जाती हैं, मतलब एक साइड पे लोगों के पास बहुत सारा पैसा है और दूसरी साइड पे लोगों के पास पैसा ही नहीं है, तो वो कंट्रीज़ कभी भी कामयाब या तरक्की की तरफ नहीं जाते। मुल्क वो तरक्की की तरफ जाते हैं जहां पर मिडिल क्लास, मुतवासत तबका अच्छी एवरेजेस प्रोड्यूस करता है। और पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तान से मिडिल क्लास जो है वो गायब होती जा रही है। ठीक है, हमारी मिडिल क्लास जो है वो धकेल दी जा रही है लोअर मिडिल क्लास की तरफ, और लोअर क्लास की तरफ लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है। लोग बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्रंच से गुजर रहे हैं। तो इन हालात के अंदर हमें किस चीज़ की सबसे ज़्यादा उम्मीद है? सबसे पहले तो अभी फॉर नाउ, फॉर द टाइम बीइंग, पाकिस्तान को एक अच्छे पैकेज की अनाउंसमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि द डे इट विल बी अनाउंस तो मार्केट में जो डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन है, वो ऐसी जो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं वो ख़त्म होते हैं और इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और इसी चीज़ को देखते हुए हमें अपने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाने की ज़रूरत है। और गवर्नमेंट को भी ये चाहिए कि वो कुछ इन्वेस्टमेंट उन प्रोजेक्ट्स में करे जो कि प्रोग्रेसिव प्रोजेक्ट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा डिफरेंट गवर्नमेंट्स जो हैं वो ऐसे प्रोजेक्ट्स लगाती हैं जिससे आप यूथ को डेवलप करते हो, जिससे आप एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करते हो, जिससे आप फार्मर को रिलीफ देते हो, जिससे आप एग्रीकल्चर को सपोर्ट करते हो, जिससे आप इंडस्ट्रीज़ को सेफ कुशन और मार्जिन्स देते हो, जिससे आप उनको इंश्योर करते हो रॉ मटेरियल्स का, सस्ते रॉ मटेरियल्स का, जिससे आप उनको कुछ रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हो टैक्स फ्री करके, जिससे आप उनको सब्सिडीज़ देते हो कि वो लोग जो पाकिस्तान में सस्ती चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं वो एक्सपोर्ट कर सकें, तो उनकी इनकम के ऊपर उनको रिलीफ देते हो। इस तरह के प्रोग्रेसिव इकदामात हमें लेने चाहिए, ना कि हम कोई इनकम सपोर्ट प्रोग्राम देकर लोगों से लाइन बनवाएं और उनसे कहें ये नहीं जी आपको हर महीने 1000 रुपया मिलेगा, 2000 रुपया मिलेगा। वो खर्च हो जाएंगे और वो ख़त्म हो जाएंगे। ऐसे अरबों रुपया अगर हम बांटते रहे अपनी पब्लिक में तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं है, जबकि आप लोगों को भिखारी बना देते हैं। सो हमें लोगों को कार आमद बनाना है, इसलिए हमें लोगों पे, ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। हम ऐसी इन्वेस्टमेंट करें जिससे गवर्नमेंट के एसेट्स बिल्ड हों। और इस तमाम सिनेरियो के अंदर हमें यह नहीं भूल जाना कि हम सबसे पहले पाकिस्तानी हैं। ब्लेम गेम, पॉलिटिकल पार्टीज और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, किसका डिसीजन अच्छा था नहीं था, इन सब चीज़ों के अंदर एक आम पाकिस्तानी उलझा हुआ ज़रूर है, लेकिन हमें ये याद रखना है कि हम सबसे पहले पाकिस्तानी हैं। और बचपन में ही हमें किताबों में, डिफरेंट कहानियों में सिखाया गया था कि यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। पाकिस्तान को एक ज़रूरत है एक इकोनॉमिक एमरजेंसी की। जहाँ पे हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया, वहाँ पे हमें चार्टर ऑफ इकोनॉमी भी साइन करना चाहिए, जहाँ पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ और नज़रियात से जुड़े हुए लोग इस चीज़ पर अग्री करें कि मुल्क तरक्की करेगा तो हम लोग बाकी हैं। अगर मुल्क ही नहीं रहेगा और अगर वो बैंक करप्ट हो जाएगा तो कहाँ पे आप लोग पॉलिटिक्स करेंगे, कहाँ पे आके आप लोग झंडे गाड़ेंगे। सो इस मुल्क की बका सबसे पहले है। इसीलिए मेरी गुजारिश है हर सुनने वाले को, हर पाकिस्तानी को, हर पॉलिसी मेकर को, हर ब्यूरोक्रेट्स को और पॉलिटिशियन को कि प्लीज़ अपने डिसीजंस में सबसे पहले पाकिस्तान और पाकिस्तानी इकोनॉमी को ज़रूर देखें, बाद में अपने पर्सनल इंटरेस्ट और पार्टी के इंटरेस्ट को प्रोपोगेट करें। इंशाल्लाह जल्द ही मुलाकात होगी साउथ बिजनेस रिव्यू के नए एनालिसिस में। देखते रहिएगा साउथ बिजनेस रिव्यू।